वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? ए. नर्मदा नदी, बी. लूनी नदी, सी. बनास नदी, डी. मांडवी नदी। इसका सही जवाब है मांडवी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां के बारे में और कुछ बातें। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां ये है: गोदावरी, कावेरी, मांडवी, कृष्णा। मांडवी के बारे में और कुछ बातें। मांडोवी नदी गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहती है। इसे महादायी नदी भी कहा जाता है। यह नदी कर्नाटक के बेलगाम जिले के भीमगढ़ में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। मांडोवी नदी की कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। इसका 29 किलोमीटर का हिस्सा कर्नाटक और 52 किलोमीटर का हिस्सा गोवा से होकर बहता है। यह नदी गोवा में जुवारी नदी से मिलकर अरब सागर में मिल जाती है। मांडोवी नदी के सागर में मिलने की जगह पर मुरगांव, मोरमुरगाम की प्राकृतिक बंदरगाह बनी है। मांडोवी नदी के किनारे दूधसागर फॉल्स और वरपोहा फॉल्स हैं। मांडोवी नदी के किनारे पुराने गोवा के शहर के पास 3 बड़े मीठे पानी के द्वीप हैं: दीवार, चोराव और वैंगसिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है? विच घराना कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली तो ख्याल सिंगिंग? ए. ग्वालियर घराना, बी. आगरा घराना, सी. पटियाला घराना, डी. जयपुर घराना। इसका सही जवाब है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के बारे में और कुछ बातें। ग्वालियर घराना यह भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। ग्वालियर घराने की ख्याल शैली अपनी सटीकता और स्पष्टता के लिए जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर? ए. 9, बी. 7, सी. 10, डी. 19। इसका सही जवाब है 7 देशों के साथ। भारत की सीमा के बारे में और कुछ बातें। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। भारत की सीमाओं से जुड़ी कुछ बातें। भारत की सीमाएं स्थल और जल दोनों मार्गों से लगती हैं। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। चीन भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है। भूटान भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाओं पर लोग आसानी से एक से दूसरे देश में जा सकते हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की सीमाओं पर कड़ी चेकिंग की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? Which of the following is not a major wheat producing state? A. गोवा, B. पंजाब, C. उत्तर प्रदेश, D. हरियाणा। इसका सही जवाब है गोवा। गेहूं उत्पादक के बारे में और कुछ बातें। गोवा भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य ये रहे: पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारत में गेहूं की खेती मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों में होती है। पंजाब और हरियाणा के मैदानों में गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश में उत्पादित कुल गेहूं का 50% उत्पादन करते हैं। गेहूं की खेती के लिए जरूरी है कि तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़े। गेहूं की खेती चिकनी मिट्टी में की जाती है। गेहूं की उच्च पाचक शक्ति और सुनहरा रंग इसे रोटी और पास्ता बनाने के लिए आदर्श बनाता है। भारत दुनिया में गेहूं उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के शासक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? ए. पोरस, बी. पुष्यमित्र, सी. बिंदुसार, डी. अशोक। इसका सही जवाब है पुष्यमित्र। शुंग वंश के बारे में और कुछ बातें। शुंग वंश के कुछ शासक ये रहे: पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक और पहले शासक थे। वे मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ के प्रमुख सेनापति थे। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। वसुज्येष्ठ शुंग, इनका शासनकाल 141 ईसा पूर्व से 131 ईसा पूर्व तक रहा। वसुमित्र शुंग,
इनका शासनकाल 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व तक रहा। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हालांकि बाद में भागभद्र जैसे सम्राटों ने भी पूर्वी मालवा में बेसनगर में दरबार लगाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? Where does the sun rise first in India? A. असम, B. अरुणाचल प्रदेश, C. मेघालय, D. मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय के बारे में और कुछ बातें। अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डोंग। इस डोंग गांव में ही सबसे पहले सूर्योदय होता दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुबह 4 बजे के करीब यहाँ सूर्योदय हो जाता है और शाम के 4 बजे तक सूर्यास्त होने लगता है। ये गांव धरती से करीब 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वीतम राज्य है, इसलिए यहाँ सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है। इस राज्य का नाम भी उगते सूर्य को ध्यान में रखकर ही रखा गया है। अरुण का मतलब है सूर्य और चल का मतलब है उदय। इस तरह अरुणाचल का मतलब होता है सूर्योदय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कलालयम के संस्थापकों में से एक थे? Who among the following was one of the founders of Kerala Kalalayam in 1952? A. पल्लवी कृष्णन, B. रेमा श्रीकांत, C. कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा, D. सुनंदा नायर। इसका सही जवाब है कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा। केरल कलालयम के बारे में और कुछ बातें। केरल कलालयम यानी कल्याणी कृष्ण ललित कला अकादमी की स्थापना साल 1952 में कलामंडलम कृष्णन नायर और कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा ने की थी। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। उन्होंने इस नृत्य को मुख्यधारा के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लाने में अहम भूमिका निभाई। केरल कलामंडलम की स्थापना के बारे में कुछ और जानकारी। केरल कलामंडलम की स्थापना मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने की थी। यह ऐतिहासिक कला विद्यालय त्रिशूर जिले के चेरुतुरुती में है। यहाँ मोहिनीअट्टम, कूटियाट्टम, तुल्लल और नंगियारकूत जैसी पारंपरिक कलाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? What was the original name of नूरजहाँ? A. जाबुनिस्सा, B. फातिमा बेगम, C. मेहरुनिस्सा, D. जहारा। इसका सही जवाब है मेहरुनिस्सा। मेहरुनिस्सा के बारे में और कुछ बातें। मेहरुनिस्सा, जिन्हें नूरजहाँ के नाम से भी जाना जाता है, मुगल बादशाह जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी थी। उनका जन्म 31 मई 1577 को कंधार, अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा गियास बेग और मां का नाम अस्मत बेगम था। मेहरुनिस्सा अपने समय की एक प्रभावशाली और प्रेरणास्पद महिला थी। उन्होंने कला, साहित्य और शास्त्र में रुचि रखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैरालंपिक 2020 पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या थी? What was India's ranking in the Paralympics 2020 medal table? A. 20, B. 24, C. 13, D. 10। इसका सही जवाब है 24। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में और कुछ बातें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत रिकॉर्ड 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर रहा। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना अभियान सर्वकालिक उच्चतम 19 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोविंदजी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंदजी नृत्यालय इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? A. असम, B. मणिपुर, C. नागालैंड, D. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मणिपुर। गोविंदजी नर्तनालय के बारे में और कुछ बातें। गोविंदजी नर्तनालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसे बिपिन सिंह ने बनाया था। बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। उन्होंने कई नृत्य नाटक और एकल नृत्यों को कोरियोग्राफ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की गई है? What is the general constitution number prescribed by the Indian Constitution? A is 546, B 552, C 545, D 543। इसका सही जवाब है 552। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के मुताबिक लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का। लोकसभा के बारे में कुछ और खास बातें। लोकसभा में सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक कि इसे भंग न कर दिया जाए।
इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल का होता है। लोकसभा में कुल 131 सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी चैनल पर होता है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से ली गई है? द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए. सोवियत संघ वर्तमान रूस से, बी. कनाडा से, सी. ब्रिटेन से, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में शामिल कुछ और बातें। प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना में मौलिक मूल्य और संविधान का परिचय दिया गया है। प्रस्तावना में शामिल शब्द हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और यह 1926 नवंबर 1949 अंगीकृत पर खत्म होती है। प्रस्तावना के पीछे आदर्शों की नींव जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर रखी गई थी। संविधान निर्माताओं ने जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ? ए. दुती चंद, बी. पी.टी. उषा, सी. मिल्खा सिंह, डी. मोहिंदर सिंह गिल। इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के बारे में और कुछ बातें। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ को भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह ने अपनी बेटी सोनिया संबालका के साथ मिलकर लिखा था। यह किताब साल 2013 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में मिल्खा सिंह ने अपने जीवन, संघर्षों और एथलेटिक्स में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया है। मिल्खा सिंह एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह से जुड़ी कुछ बातें। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। बंटवारे के समय उनके माता-पिता, भाई और 2 बहनों की मौत हो गई थी। इसके बाद वे अनाथ हो गए और 1947 में पंजाब से भागकर दिल्ली आ गए। उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर दौड़ना शुरू किया था। 1958 के एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के बाद उन्हें प्रमोट करके जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर (JCA) सिपाही रैंक का अधिकारी बनाया गया था। 1960 के रोम ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर फाइनल में 45.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी और चौथा स्थान हासिल किया था। 1964 के बाद उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया था। उन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2013 में मिल्खा सिंह की बेटी ने उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ प्रकाशित की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए. गुलजारी लाल नंदा, V. गिरी, सी. जाकिर हुसैन, डी. B.D. जैटी। इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बारे में और कुछ बातें। गुलजारी लाल नंदा भारत के एक राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। वे 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद मई 1927, 1964 को 13 दिन के लिए बने थे। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को 13 दिन के लिए बने थे। गुलजारी लाल नंदा से जुड़ी कुछ और बातें। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। उन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से पूरी की। साल 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 15 जनवरी 1998 को अहमदाबाद में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? ए. डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, बी. डॉक्टर अरुण कृष्णन, सी. डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डी. डॉक्टर हीरालाल चौधरी। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में और कुछ बातें। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी है। उन्होंने पारंपरिक जल संरक्षण विधियों को फिर से शुरू किया और लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने राजस्थान के उन गांवों में पानी जमा करने की पारंपरिक तकनीकों को फिर से शुरू किया जो दशकों से छोड़े जा चुके थे।
उनके प्रयासों से करीब 7,000 जोहड़ों का निर्माण हुआ और राजस्थान के 1,000 गांवों में पानी की समस्या दूर हुई। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साल 2001 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2005 में उन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2015 में उन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।